आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ उपनिवेशवाद और देहात। इसका भाग 3 है संथाल अगुआ बाशिंदे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बेटा, इस भाग में हम बात करेंगे संथालों के बारे में। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कुदाल और हल के मध्य संघर्ष का पहला भाग, जिसमें हमने कुदाल यानी पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ा था। उनकी जीविका कैसे चलती थी, किस प्रकार का उनका रहन सहन था, क्या क्या उन्होंने चुनौतियां ली थी। अब हम बात कर रहे हैं हल यानी कि संथाल। हल किसका प्रतीक है? संथालों का। संथाल कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे बसे थे, और इनका कुदाल यानी कि पहाड़िया लोगों के साथ क्या संघर्ष रहा था, वो सब हम पढ़ेंगे। 1810 के अंत में बुकानन, जो फ्रांसिस बुकानन हमने पढ़ा था लास्ट भाग में, गंजूरिया पहाड़ के आसपास गया था सर्वेक्षण के लिए। तो एक गांव में पहुंचा। वो बताता, वैसे तो वो पुराना गांव था और आसपास की खेती, जो जमीन है खेती करने के लिए, अभी अभी साफ ही की गई थी। और वो देखकर वो क्या बोलता है कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की काया पलट हो गई। और उसने और क्या लिखा इसके बारे में कि अभी अभी जुताई हुई है, जिससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। अब ये कितने इतने शानदार इलाके में कैसे बदला, उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। वो बोलता है, मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। इसका मतलब है कि इसको कितना ही भी शानदार बनाया जा सकता है। बोलता है कि जमीन चट्टानी है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और बुकानन ने इतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी थी। पूछने पर वो बताता है कि संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली हैं। वे इस इलाके में सन 1800 के आसपास आए थे और वहाँ पे रहने वाले लोगों को पहाड़ ढालों पर नीचे भगा दिया था और जंगलों का सफाया कर वो वहाँ पर आकर बस गए थे। अब संथाल लोग हैं राजमहल की पहाड़ियों में पहुँचे कैसे, ये हम जानेंगे। अब संथाल ये हैं 1780 के आसपास बंगाल में आने लगे थे। संथाल कौन थे बेटा? एक ये जनजाति है जो उस एरिया में रहती थी। इन्हें खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा ज़मीनें वगैरह इनके पास नहीं थी, लेकिन ये मेहनती बहुत होते थे। तो जो जमींदार लोग थे, उन्होंने खेती बाड़ी के लिए और नई भूमि तैयार करने के लिए, खेती को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें भाड़े पर रख लिया। किनको भाड़े पर रखा बेटा? संथालों को। और फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा, यार ये तो खेती बाड़ी बढ़िया करते हैं, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसाने का निर्णय ले लिया कि भाई आ जाओ, तुम हमारे जंगली एरिया में बस जाओ। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करने में असफल रहे, हमने लास्ट भाग में पढ़ा था कि उन्होंने कोशिश की थी कि जो पहाड़िया लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत बन जाए, लेकिन वो नहीं बनी। तो उन्होंने फिर संथालों को वहाँ पर बसाने के लिए कोशिश की। जो संथाल थे, इनके बेटा कुछ बातें जान लो। संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। जो पहाड़िया लोग थे, वो तो जंगल को भाई अपना सब कुछ मानते थे कि जंगलों के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। लेकिन संथाल थे, उन्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। वो जंगलों को साफ करने में भी बेहिचक आगे कूद पड़ते थे। संथालों को जमीन दी राजमहल की, जो हमने पहाड़ियाँ लास्ट भाग में पढ़ी थी, उसकी तलहटी में बसने के लिए। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर लिया। अब बेटा ये नाम है दामिन ई कोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से कि ये क्या है, तो इसमें बताएंगे ये संथालों को दी गई भूमि को दामिन ई कोह कहा गया। इसकी एक तरीके से मान लो कि बाउंड्री सी बना दी कि इसके अंदर संथाल ही रहेंगे और खेती करेंगे। इनका मकसद क्या था? संथालों को स्थायी किसान बनाना, जो अब तक अस्थायी रूप से थे कि कभी खेती कर ली कभी नहीं। तो इनको ये ज़मीनें दे दी गई, लेकिन इन ज़मीनों को देने के साथ साथ इनसे एक एफिडेविट या एक जो अनुदान पत्र है वो साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि जितनी भी भूमि दी गई है, तो आने वाले पहले 10 वर्षों के भीतर उस जमीन का कम से कम 10वां भाग साफ करके खेती के लिए तैयार कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका दिया गया इनको, तो बोला कि भाई आने वाले 10 सालों में 10 वर्ग किलोमीटर का इलाका खेती के लिए बिल्कुल तैयार कर देना है। इस क्षेत्र का
सर्वेक्षण किया गया, नक्शा तैयार किया गया, चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी बाउंड्रीज भी निर्धारित कर दी गई और इस इलाके को दामिन ई कोह को स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया, यानी कि इनकी एक अलग से दुनिया बसा दी गई। उसको इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? दामिन ई कोह। अब जब दामिनी कोह का सीमांकन हो गया, बाउंड्री बन गई, तो संथालों की बस्तियां और तेजी से बढ़ी। 1838 में 40 गांव थे और 1851 में यानी कि 13 वर्ष के लगभग में 40 की जगह 1473 गांव हो गए। जनसंख्या भी 3000 से बढ़कर हो गई 82,000। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया तो अंग्रेजों के लिए तो बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि खेती पे टैक्स तो वो लगाते ही थे, तो उनका जो राजस्व है वो भी काफ़ी बढ़ता चला गया, इसलिए वो काफ़ी खुश थे इन संथालों से। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और जो मिथक है उसमें बताया गया कि भाई उनकी कैसे कैसे लंबी यात्रा रही और कैसे उन्होंने इस स्थान पे वो आए, कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थकते चलते ही रहते थे। मैंने बताया था ना बेटा, इनके पास जमीन वमीन नहीं होती थी, कहीं पे खेती बाड़ी कर ली, गुजर बसर हो गई तो रह गए, फिर वहां से आगे चल पड़े। अब दामिन ई कोह में आकर मानो इनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया, यानी अब यहाँ पर ये स्थायी रूप से बस गए। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो जो पहाड़िया लोग हैं उन्होंने तो विद्रोह करना ही था भाई, इनका विरोध भी करना था कि पहाड़िया लोगों के एरिया में संथाल आ रहे हैं, तो उन्होंने संथालों के साथ संघर्ष किया। लेकिन फिर वो संथालों से ये मान लो कि हल्के पड़ गए या हार गए और वो पहाड़ियों में और भीतर की ओर चले गए और ये क्षेत्र संथालों के लिए उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें निचली पहाड़ियों और घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया और ऊपर की पहाड़ी की चट्टानी और बंजर इलाकों तक ही सीमित कर दिया गया। अब पहाड़िया लोग हैं वो थोड़े से ही एरिया में सीमित रह गए थे और काफ़ी सारे एरिया पर संथालों ने अपना कब्जा कर लिया था। इससे उनके रहन सहन पर बुरा प्रभाव पड़ा और वे आगे चलकर गरीब हो गए। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये पहाड़िया लोगों की, कि अब जब जो जमीन उनके पास बढ़िया थी उस पर तो संथालों ने कब्जा कर लिया, अब चट्टानी जमीन है उसमें कुछ होना नहीं था, तो आगे चलकर वे बुरा हाल सा हो गया। झूम खेती के बारे में हमने बात की थी कि एक जगह को जला देते थे फिर वहाँ पर खेती करते थे, वो बात थी। तो अब वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाई, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे इलाके थे खेती के लिए वो दामिन का हिस्सा बन गए। दामिन हमने अभी अभी पढ़ा था, दामिन ई कोह वाला ये हम पढ़ रहे हैं। अब जो पहाड़िया लोग हैं खेती के तरीके को, झूम खेती को आगे ज़्यादा नहीं चला सके और इस क्षेत्र के जो जंगल थे वो खेती के लिए संथालों ने साफ कर ही दिए थे। तो जो पहाड़िया शिकारी थे उनको भी समस्या का सामना करना पड़ा, शिकार विकार तो रहेंगे नहीं जब जंगल ही साफ हो जाएंगे तो। और इनका तो देखो बुरा हाल हो गया, लेकिन जो संथाल लोग थे उन्होंने अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़ दिया। पहले दर दर भटकते रहते थे, अब वो एक जगह बस गए, खेती बाड़ी करने लगे और वाणिज्यिक फसलों की भी खेती करते थे जिनको बेचकर वो पैसा कमा सकें, और व्यापारियों और साहूकारों से लेन देन भी ये करने लगे। अब बात करते हैं हम संथालों की, कि पहले तो सब कुछ बहुत बढ़िया लगा भाई, ये आकर बस गए, अच्छी खेती बाड़ी की, लेकिन धीरे धीरे इनको ये लगा कि यार जिस जमीन को इन्होंने बोने लायक बनाया था वो जमीन इनके हाथों से निकलती जा रही थी और उस पर जो सरकार है, अंग्रेज सरकार, वो टैक्स लगा रही थी। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है दीकू। दीकू कौन थे? वे साहूकार लोग जो बहुत ऊंची रेट पर कर्जा देते थे। तो क्वेश्चन आता है दीकू कौन थे, तो आएगा ऐसे साहूकार जो ऊंची दर पर ब्याज पर पैसा देते थे और अगर पैसा वापस ना लौटाएं तो क्या करते थे? ये उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण को आरंभ कर चुके थे। 1850 के दशक तक संथाल लोगों को ये महसूस होने लगा कि यार हम जितने खुश हो रहे थे ना कि भाई अब हमको अपना एक विश्राम स्थल मिल गया, अब इससे आगे हमें और कहीं नहीं जाना, तो इसके लिए अब उन्हें महसूस होने लगा था भाई ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो क्या सोचा कि 1850 के दशक तक संथालों को लगने लगा कि भाई जो अगर हमें अपने लिए एक ढंग की जगह का निर्माण करना है जहाँ पर हमारा शासन हो और जमींदारों, साहूकारों और उपनिवेशवाद के राज के विरुद्ध
विद्रोह करने का अब इनको लगा कि समय आ गया है। इसकी बेटा एक दो हम तस्वीरें देखते हैं। ये संथालों के गांव जल रहे हैं और ये इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में इनको छापा जाता था कि भाई अंग्रेज इतने शक्तिशाली हैं कि इनका कितना बुरा हाल कर दिया। अरे भाई ये तो सीधे साधे खेती बाड़ी वाले आदमी थे, खेती बाड़ी करके अपना ये गुजारा चलाते थे। अब अंग्रेजों के सामने इनकी कहाँ औकात थी कि लड़ सकें। ये एक और है, देखिए एक हाथी पर बैठा हुआ है कोई राजा, इन अंग्रेज अफसर है बड़ा, कुछ ये अंग्रेज अफसर घोड़ों पर बैठे हैं और संथालों का कितना बुरा हाल किया हुआ है। और इसमें अपने आप को ये अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे कि हमने इनको हरा दिया। ये संथाल विद्रोह का एक और चित्र है जिसमें ये अपने पुराने औजारों से लड़ रहे थे। एक ये नाम है बेटा सिद्धू माझी, इम्पोर्टेंट नाम है, इसको भी आप याद रख लेना। ये संथाल विद्रोह का नेता था। अब हम देखते हैं 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक संथाल परगने का निर्माण कर दिया, यानी संथालों को एक जगह दे दी। और वो जगह का एरिया कितना था? 5500 वर्ग मील का क्षेत्र। कहाँ दिया गया? ये भागलपुर और बीरभूम जिले में। वहां से इनके लिए एक संथाल परगना बना दिया। और इस वक्त अंग्रेजों को लगा कि भाई अब ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं बुकानन के बारे में थोड़ा सा और। फ्रांसिस बुकानन। अब पहले ये देखते हैं संथालों के बारे में क्या कहता था। नई जमीनें साफ करने में होशियार होते हैं लेकिन गंदे तरीके से रहते हैं, नीचता से। झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती, दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी होती हैं, यानी कि वो उनको थोड़ा सा बुरा सा मान रहा था। और इसने जो सर्वेक्षण किए उनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जानने से पहले हमको ध्यान रखना होगा कि वो इंडिया के फायदे वाला आदमी नहीं था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। और उसकी जो यात्राएं थी वो ये नहीं था कि अच्छी अच्छी जगहों की खोज करे और भाई नई नई जगहों की खोज करे। उसका जब वो चलता था तो नक्शा नवीस होते थे जो नक्शा बनाते थे, सर्वेक्षक, पालकी उठाने वाले और कुली आदि बड़े दल के साथ वो यात्रा करता था। और इस सारी यात्रा का खर्चा कौन उठा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको फायदा था। वो उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचनाएं देता था कि कहाँ की ज़मीन कैसी है, कितनी बढ़िया है, क्या क्या आपको करना चाहिए इसको और अच्छा बनाने के लिए। उसे बुकानन को बता दिया जाता था कि उसे क्या क्या चीज़ें देखनी है, खोजनी है और क्या चीज़ें लिखनी है। और वो जब भी किसी गांव में गया तो भाई गांव के लोग तो उसे सरकार के एजेंट के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि वो था भी एक सरकार का ही एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब कंपनी ने अपने आप को और ताकतवर बना लिया तो वो प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई कि भाई जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या खेती बाड़ी, इन चीज़ों पे और बढ़िया कब्जा होगा तो और ज़्यादा पैसे आएंगे, जो उनका मकसद था। तो इसके लिए उसने खोज यात्राएं आयोजित करवाई। जानकारी इकट्ठे करने के लिए भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। बुकानन भी बेटा मूल रूप से एक चिकित्सक ही था और वो बहुत ही एक असाधारण प्रेक्षण शक्ति वाला व्यक्ति था। जहाँ भी गया तो वो वहाँ के पत्थरों को, चट्टानों को ढंग से देखता था कि भाई यहाँ पे कौन सी खेती बढ़िया होगी, कौन से खनिज हमको मिलेंगे जिससे हमको और ज़्यादा फायदा हो। अब उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की जो लोकल तरीके हैं उनका भी परीक्षण किया। बेटा पहाड़ों से भी नमक बनाया जाता है, समुद्र से ही नहीं आता, केवल पहाड़ों से भी आता है। जब वो कहीं के बारे में लिखता था तो केवल वो इतना ही नहीं लिखता था कि कैसा दिखने में था, वो ये भी लिखता था कि इस क्षेत्र को और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है, कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से पेड़ उगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि उसकी ये जो सारी सोच थी वो अंग्रेजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थी, स्थानीय लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं थी। ये है बेटा, इसने अपनी एक पत्रिका में कुछ और लिखा है चट्टानों के बारे में। तो इससे पता लगता है कि कितना सूक्ष्म अध्ययन करता था छोटी छोटी चीज़ों का। सर हाँ, इसमें बस यही है बेटा कि और वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था। उसको तो पहाड़िया भी गंदे लगते थे, बुकानन को संथाल भी गंदे लगते थे, क्योंकि वो इसके हिसाब से नहीं जीते थे। अरे इंडियंस का अपना अलग तरीका था जीने का, तुम अंग्रेज हो, तुम अपना अलग तरीका थे तुम्हारा जीने का। बस बेटा इस बार इससे हमारे भाग में इतना ही है। आगे का देहात में विद्रोह इस साल के लिए हमारे सिलेबस से हटाया हुआ है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।